जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसएसबी सेंटर कैसे अलोकेट किया जाता है, यानी कि आपको कौन सा अलॉटमेंट होगा किस सेंटर का, ये कैसे डिसाइड होता है। तो आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। बहुत से लोगों के मन में, यानी कि बहुत से कैंडिडेट्स के मन में सवाल होता है कि सर मुझे यही बोर्ड क्यों मिला, या मुझे ये वाला बोर्ड चाहिए था लेकिन मुझे ये बोर्ड नहीं मिल पाया, है ना। ऐसा परसेप्शन होता है लोगों का, बट आज हम उसको क्लियरली समझेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि एफकेट एंट्रीज में बच्चे खुद सेलेक्ट करते हैं अपना बोर्ड, लेकिन एनडी और सीडीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको एक बोर्ड दिया जाता है, उसमें बस वो उसके प्रेफरेंस के हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की पूरी जानकारी इसी बारे में होगी कि एसएसबी इंटरव्यू में सेंटर का अलोकेशन कैसे होता है, उसके क्या रूल्स हैं, इसको ही आप जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। How SSB interview centers are allocated. Many aspirants are confused about how SSB centers are decided. Questions like, can I choose my center? Is it random or based on merit? ठीक है, तो कईयों को लगता है कि क्या वो अपना सेंटर खुद चूज कर सकते हैं, ये पहला सवाल आता है। और दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है कि क्या वो रैंडम बेसिस पे होता है या कोई मेरिट का आधार होता है, कि यानी किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं तो शायद उसको वो सेंटर मिल गया, किसी के मार्क्स कम है तो शायद उनको वो सेंटर दिया जाता है। या आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि अगर आप स्क्रीन आउट से तो कौन से में जाएंगे, फ्रेशर हैं तो कौन से में जाएंगे, रिपीटर्स हैं तो कौन से में जाएंगे। तो आज इन्हीं मिथ्स को हम डिकोड करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में हम किन किन एंट्रीज की बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे एनडीए, जो कि 10+2 लेवल की एंट्री है, 12th के बाद की। सीडीएस एंट्री ग्रेजुएट एंट्री है, एफकेट एयरफोर्स के लिए होती है। टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये भी आपकी 10+2 है। टीजीसी आपकी ग्रेजुएट लेवल की है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जिसे कहा जाता है। आईएनईटी जो नेवी का एग्जाम होता है, नेवी की एंट्रीज होती हैं। एसएससी टेक, एनसीसी स्पेशल और जैग एंट्री, यानी कि जज एडवोकेट जनरल, यानी कि जो एलएलबी करे हुए लोग होते हैं उनके लिए एंट्री होती है ना। अब बात आती है कि भाई ये सेंटर अलोकेट कौन करता है, तो ऑब्वियसली भाई सरकार है ना, पूरा डिपार्टमेंट है वो जो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है एग्जामिनेशन एनडीए सीडीएस का। ठीक है, वो अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करती हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स को, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग फिर सेंटर्स को डिवाइड करते हैं, उनके मतलब अलग अलग सेंटर पे कितनी स्ट्रेंथ जानी है। ठीक है, कितनी वहाँ पे फैसिलिटी, स्टे की कैसी फैसिलिटी है वहाँ पे कितने व्यक्तियों को स्टे कराया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप आर्मी बोर्ड में जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा वहाँ पर कि मान लीजिए स्ट्रेंथ है ये 200 बच्चों की, तब भी स्क्रीन सिर्फ 30 को ही किया जाएगा, बिकॉज आर्मी बोर्ड्स में क्या होता है, जो उनको स्पेस है उनके पास, है ना, लोगों को अकोमोडेट कराने की, वो कम है। वहीं अब जब आप एयरफोर्स बोर्ड में जाओगे तो वहाँ आप देखेंगे 60-70 बच्चे भी स्क्रीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशियस है इन्वायरमेंट पूरा, और काफ़ी सारी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। लाइक उनके पास ऐसा नहीं है कि आर्मी के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जी मैं ये नहीं कहूँगा, बट ये है कि एक आर्मी एसएसबी बोर्ड, जैसे कि इलाहाबाद बोर्ड की अगर हम बात करें, तो उस एक इलाहाबाद बोर्ड के अंदर ही 5 बोर्ड्स हैं, और वहीं पूरे देश में केवल और केवल एयरफोर्स के 5 ही बोर्ड हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो इलाहाबाद बोर्ड में अगर आप कलेक्टिवली देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट उस बोर्ड के अंदर जो अलग अलग 5 बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी सिर्फ 30, 35, 40 इतने, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं अकोमोडेट करे जा सकते। ठीक है, तो कितने भी बच्चे आ जाएं स्क्रीनिंग के लिए, वो लोग उतनों को ही स्क्रीनिंग करेंगे जितने उनके पास जगह होगी उसके अकॉर्डिंग ही, या जो डिजर्विंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। बेस्ड ऑन वैकेंसी, ठीक है, बेस्ड ऑन सेंटर की कैपेसिटी, है ना, यानी कि मैंने जैसे बताया सेंटर की कैपेसिटी होती है, आर्मी बोर्ड्स की अलग कैपेसिटी होती है, एयरफोर्स बोर्ड्स की अलग कैपेसिटी होती है ना। और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है उसके हिसाब से भाई वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हायर कर रखे हैं, कितने लोग संभाल पाएंगे उस बैच को। ठीक है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत में एसएसबी सेंटर्स कौन कौन से हैं, अगर हम इंडियन आर्मी के एसएसबी सेंटर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज एसएसबी बोर्ड है। फिर आता है भोपाल, देन कम्स बेंगलोर, एंड देन कम्स कपूरथला, जो कि पहले हुआ करता था। अब कपूरथला को चेंज करके शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया है, जालंधर में, तो यहाँ पे आप जालंधर मान के चलिए इसको। ठीक है, फिर आता है हमारे इंडियन एयरफोर्स के एसएसबी, इसको एएफएसबी भी कहा जाता है। सबसे पहला 1 एएफएसबी देहरादून, 2 एएफएसबी मैसूर में है हमारा, 3 एएफएसबी गांधीनगर गुजरात में है, 4 एएफएसबी वाराणसी में है, और 5 एएफएसबी गुवाहाटी में। और अभी की एक टिप बताता हूँ आपको मैं, गुवाहाटी में जहाँ पे पहले एएफएसबी सेंटर था वो भी अब चेंज हो चुका है, थोड़ी सी अलग जगह पर चुका है, उसकी नई लोकेशन भी आपको कॉल ऑपरेटर के साथ मिल जाती है। ठीक है, इंडियन नेवी के एसएसबी की बात करें तो कोयम्बटूर, भोपाल, बेंगलोर, विशाखापट्टनम और कोलकाता में है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एसएसबी सेंटर्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो किन किन फैक्टरों पे आधारित होता है कि भाई कैसे किसको सेंटर मिलेगा, है ना, कैसे एलोकेट किया जाएगा वो सेंटर। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ एंट्री पे डिपेंड करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की है। ठीक है, बैच साइज एंड कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। कई बार रैंडम एलोकेशन भी होता है कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक के तो एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ पर कितनी संख्या है जो लोग उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। क्लियर है। अब सवाल आता है, कैन यू चूज योर एसएसबी सेंटर, क्या आप स्वयं अपना एसएसबी सेंटर चूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसका एक आंसर मैं आपको बताता हूँ कि केवल और केवल एफकेट ही वो एंट्री है ना, उसमें भी कुछ केसेस में एफकेट ही वो एंट्री है जिसमें आप अपना सेंटर खुद चूज कर सकते हैं। क्लियर है।
लगभग आपको पाँचों बोर्ड्स की डेट्स आ जाती हैं। आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो डेट सेलेक्ट करनी होती है और जिस बोर्ड में सेलेक्ट करनी होती है उसमें लिखा रहता है 1 एफएसबी की इतनी डेट्स हैं, 2 एफएसबी की इतनी। लेकिन मैं आपको बताऊं, डेट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। मान के चलिए देहरादून की डेट्स तो बहुत ज़्यादा जल्दी फिल हो जाती हैं, क्लियर। तो वो डेट्स फिल हो जाती हैं तो फिर बाद में फिर आपके पास देहरादून का ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो आपको फिर बाकी के 4 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। या मान लीजिए उसके बाद फिर वाराणसी भर फिल हो गया, फिर आपका ये गुवाहाटी वाला फिल हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एनडीए एंड सीडीएस टीएस सेंटर्स आर ऑटो अलॉटेड, ठीक है। यहाँ पे जब आप अगर मान लीजिए आर्मी एंट्री के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या कोई सी भी एंट्री के लिए, फॉर इवन एयरफोर्स की एंट्री के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, तो आपका जो बोर्ड होगा वो पहले से ही एलोकेट होकर आएगा। अभी आपको याद होगा एनडीए की डेट्स आई है, मैंने जो वीडियो बनाई थी अभी कुछ समय पहले, और एनडीए की जो डेट्स आई हैं उसमें बच्चों ने खुद से अपना सेंटर चूज़ किया है, ठीक है ना, ठीक है। और कैसे, मतलब खुद से कैसे चूज़ किया, उसमें ये नहीं हुआ है कि उनको अपनी मर्जी का बोर्ड मिल गया है, ये नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपनी डेट चूज़ करी है, ठीक है। उनको पहले से ही ऊपर से आएगा, आपको देहरादून बोर्ड मिला है, आपको मैसूर मिला है, आपको इलाहाबाद मिला है, आपको भोपाल मिला है, आपको बेंगलोर मिला है, इस तरीके से अलग अलग सेंटर आया, बट उन्होंने जो चूज़ किया है बस अपनी डेट। और वहीं एफकेट के जो बच्चे होते हैं वो अपना सेंटर भी चूज़ करते हैं और उसके हिसाब से डेट भी चूज़ करते हैं। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, सिर्फ एफकेट में एप्लीकेबल है, ठीक है। एनडीए, सीडीएस, टीएस, इन सब में ये ऐसा नहीं होता है, वो ऑटो अलॉटेड होता है। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कई बार एक्सेप्शनल केसेस में कुछ चेंजेस अलाउड हो जाते हैं, जैसे कि मेडिकल का कोई एक्सेप्शन है आपका, ठीक है, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, या कुछ इशू हो गया है, या मान लीजिए कि आपकी डेट के कन्वीनियंस के हिसाब से शायद वहाँ पे एसएसबी खत्म हो जाए, लेकिन किसी और सेंटर में चल रही हो तो आपको सिर्फ वहाँ डायरेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे केसेस में। तो फिर आपको कंसर्न अथॉरिटी को लिखना पड़ता है मेल के थ्रू कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा, ये रीज़न है, ये कारण है कि मैं वहाँ उस डेट पे मौजूद नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। अब आपके बात करते हैं, सबको डाउट होता है कि व्हेन विल यू गेट योर एसएसबी कॉल लेटर, ठीक है। लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका एसएसबी कॉल लेटर आता है। इवन एएफएसबी जब आप सेलेक्ट करते हैं एफकेट एंट्री के थ्रू तो तुरंत ही आ जाता है, जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे तुरंत आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। लेकिन आर्मी बोर्ड्स में जनरली क्या होता है कि, और इवन एएफएसबी के जो आप एनडीए और सीडीएस के थ्रू जब एएफए आप जाएंगे, एयरफोर्स एकेडमी की एसएसबी देने के लिए जाएंगे एएफएसबी, तो उसमें क्या होगा, उस सिनेरियो में भी आपको एग्जाम से यानी कि 15-20 दिन बाद आपको वो मेल के थ्रू आ जाएगा। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल रखी है उसी के थ्रू आएगा वो आपको, ठीक है। डिटेल्स हैव आल्सो हैव बीन अपडेटेड ऑन द ऑफिशियल पोर्टल। जी बिल्कुल, ऑफिशियल पोर्टल्स पे डिटेल्स अपडेट हो जाती हैं। रिपोर्टिंग डेट, सेंटर का नाम और इंस्ट्रक्शंस उसमें मेंशन होते हैं। कॉल लेटर क्या होता है, उसमें आपकी रिपोर्टिंग की डेट, सेंटर का नेम, आपकी भी कुछ डिटेल्स होती हैं उसमें, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं, जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर कैरी करके जाना है वहाँ पे, ड्रेस कोड जो फॉलो करना है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर आपको बहुत दूर का क्या कहते हैं मतलब सेंटर मिल जाए, फॉर एग्जांपल आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, आप रहते हैं यहीं प्रयागराज में, सेंटर आपको मिल रहा है लेकिन बेंगलोर का शायद है ना, थोड़ा सा साउथ में जाना पड़ रहा है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर भाई वहाँ के लिए आपको जो ट्रैवल अलाउंस मिलता है ना, वो आपको लाइक यहाँ पे 3rd क्लास फेयर तक का मिल जाता है, ओके, 3rd क्लास फेयर तक का यहाँ पे अलाउंस मिल जाता है, और उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको चेंज कर पाएँ, क्लियर है। और ये आप जो ट्रैवल अलाउंस है पर एंट्री के लिए और या पर कमीशन के लिए आप एक ही बार ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप पहली बार एनडीए से जा रहे हैं परमानेंट कमीशन के लिए, तब आप एक बार ले सकते हैं, और मान लीजिए आगे चलकर आप सीडीएस ओटीए दे रहे हैं, ठीक है, और वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तब भी आप दोबारा उसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अपना ट्रैवल का सब ध्यान से देखना पड़ता है कि भाई कौन सी डेट्स की मैं जाने की टिकट करवा रहा हूँ, आने की टिकट कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेंटर को चेंज कर दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस में होता है, आपको उसके लिए ईमेल लिखना पड़ता है, और बाकी का फैसला अथॉरिटी के हाथ में होता है कि भाई उन्हें चेंज करने देना है, या उनका फाइनल फैसला जो होता है वो अपने आपको बता देते हैं आप सभी को। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए, है ना? पहला है कि डू नॉट वेट फॉर द कॉल अप लेटर टू स्टार्ट एसएसबी प्रिपरेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस कॉल लेटर आएगा तभी हम उसकी तैयारी करेंगे, नहीं। अगर आपको पता है कि आप में पोटेंशियल है, आपको वो कॉल अप लेटर आना ही है, आपने रिटर्न में अच्छा स्कोर किया है, या आप इवन आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तब भी आपको एसएसबी की तैयारी करते रहने चाहिए। बिकॉज एसएसबी कोई ऐसा कोर्स नहीं कि जो सिर्फ 10-15 दिनों में आप सीख जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। वो रेयर टू रेयर केसेस में कुछ हो पाता है कि वो बच्चों के साथ वो सीन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। बट सबके लिए लक हमेशा फेवर नहीं करता है ना। मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। बी रेडी फॉर एनी लोकेशन। मान लीजिए कहीं की भी लोकेशन मिल जाए आपको एसएसबी सेंटर जाने की, भाई जाना है तो जाना है। भाई जिस व्यक्ति को फौज में जाना है उसको लोकेशन से क्या लेना देना, वो तो जाएगा ही, ठीक है, अपना बेस्ट देगा ही जहां भी उसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। चेक योर ईमेल एंड स्पैम फोल्डर्स रेगुलरली। कई बार क्या होता है, स्पैम फोल्डर की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की गई है। कई बार क्या होता है कि आपको जो कॉल अप लेटर आता है ना, वो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाता है, ठीक है, ड्यू टू सम ग्लिच और समथिंग लाइक दैट, सेटिंग्स की वजह से, है ना। कीप डॉक्यूमेंट्स रेडी। एडमिट कार्ड अपना रेडी रखिए, आईडी प्रूफ, 10th की 12th की मार्कशीट और बाकी की आगे की डिटेल जो भी है आपकी,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ये एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आप इतना कुछ बताते हैं, इसकी तैयारी लेकिन कैसे करें? तो तैयारी के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है और जो सबसे बेस्ट लोकेशन है वो है मेजर गिल्ड की क्लासेस। कैसे? आइए वो मैं आपको बताता हूँ। हम देते हैं आपको 90 डेज का ऑफलाइन कोर्स, ठीक है? दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति भी है उसको 5 दिन लेकिन एसएसबी सेंटर में तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना, उसके लिए फ्री कम्युनिकेशन क्लासेस भी चलती हैं यहाँ पे, क्लियर है? और साथ में लगभग अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा, बिकॉज 18 सालों से इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली ये नंबर वैसे भी छोटा है हज़ारों का, ठीक है? 1000 से ज़्यादा ऑफिसर हमारे सेंटर से सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप देखें एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे चल रही हैं, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है? और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए अलग से असेसर, फिर आपके जीटीओ टास्क कराए जा रहे हैं, आपका साइकोलॉजी का असेसमेंट हो रहा है, आपका स्क्रीनिंग की टेस्टिंग हो रही है ना? हमारे ऑफिसर्स की और हमारी एसएसबी की टीम अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे सौरभ सर, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका मोटिवेशन हमेशा ही रहता है बच्चों के लिए। हमारे कर्नल के मिश्रा सर हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के असेसर हैं। हमारे ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि असेसमेंट करते हैं और पहले बोर्ड्स में रह चुके हैं सभी एसेसर्स, तो इसलिए इनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। इन्होंने इतने बच्चों को असेस किया है कि देख के बता देते हैं कि व्यक्ति के अंदर क्या है और उससे क्या एक्सपेक्ट करना है और उसको क्या करवाना है ताकि वो एसएसबी इंटरव्यू में एक्सेल कर पाए। उसके बाद हमारे कर्नल के राय सर और ये हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं। अगर आपने इनके वीडियो ज़रूर देखे होंगे यूट्यूब पे, और हमारे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।